Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar and this video is made by Law Mentoring. Today we will discuss about Order 14 of CPC 1908 which is framing of issues. आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट इश्यूज फ्रेम कब करती है, इशू फ्रेमिंग होता क्या है, किस स्टेज पर कोर्ट इशू फ्रेम करती है और इसका पर्पस क्या होता है, किस लिए इशू फ्रेम किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इशू होता क्या है। इशू होता है कि जब दो पार्टीज किसी पॉइंट पर आपस में डिस्प्यूट में हो, जब डिस्प्यूट अराइज हो जाए किसी भी चीज़ को लेकर दो पार्टीज में, तो वो इसका मतलब है कि इशू रेज हो गया, कोई इशू अराइज हो गया, कोई पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है जो दो पार्टीज आपस में सॉल्व करेंगी तो उनका मैटर सॉल्व होगा। तो ये क्या है, इशू है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का। इश्यूज जो फ्रेम करती है कोर्ट के इशू क्या है दो पार्टीज के दरमियान, और इन इश्यूज को जब रिजॉल्व किया जाएगा तब ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, टू एसरटेन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, कि इन पार्टीज के दरमियान में कंट्रोवर्सी कहाँ पर है, ये डिस्प्यूट कहाँ अराइज हो रहा है इन दोनों पार्टीज के दरमियान, एक्चुअल में जो मसला है इन दोनों के दरमियान वो कहाँ पर आ रहा है जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट पैदा हो रहा है। तो उस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए कोर्ट इशू फ्रेम करती है, जिसको बाद में प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों पार्टीज जो है अपने अपने इश्यूज को सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं कोर्ट में। अब रूल 1 देखते हैं ऑर्डर 14 का, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कैसे होते हैं और कोर्ट कैसे इशू फ्रेम करती है, कब करती है, किस स्टेज पर करती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इशू क्या है, ऐसी मटेरियल प्रोपोजिशन किसी भी फैक्ट की या लॉ की। अब मटेरियल प्रोपोजिशन क्या होता है कि जब एक पार्टी किसी चीज़ को अलेज कर रही होती है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही होती है, तो वो बेशक मटेरियल प्रोपोजिशन फैक्ट की हो या लॉ की हो, मतलब इशू ऑफ फैक्ट है या इशू ऑफ लॉ है, तो एक पार्टी जब उसको अलेज करती है और दूसरी उसको डिनाई करती है तो वो क्या बन जाता है, वो इशू बन जाता है। अब मटेरियल प्रोपोजिशन जब क्या है, मटेरियल प्रोपोजिशन होती है जब प्लेंटिफ किसी बात को अलेज कर रहा हो अपना राइट जो है वो शो करने के लिए, और डिफेंडेंट किसी बात को अलेज कर रहा हो अपना डिफेंस में बोलने के लिए, तो वो होती है मटेरियल प्रोपोजिशन, जिसमें दोनों पार्टीज जो है वो वेरिएंस पर होती हैं। दोनों पार्टीज जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं तो वो होती है मटेरियल प्रोपोजिशन, जिसको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन इशू होता है, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल प्रोपोजिशन। अब इश्यूज जो है वो दो तरह के होते हैं। अब काइंड्स ऑफ इश्यूज कौन कौन से हैं, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ। इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि दो पार्टीज जो हैं वो कोर्ट में आई हैं, उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब कोर्ट जो है इशू फ्रेम करेगी कि वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ये इशू ऑफ फैक्ट है। इस फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा पार्टीज को कि क्या उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो जिस भी तरह से करें, उनको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना पड़ेगा, ये जिस भी तरह से वो प्रूव करेंगी, तो ये इशू ऑफ फैक्ट है, ठीक है। इशू ऑफ लॉ क्या है कि इज द कॉन्ट्रैक्ट बार्ड बाय लॉ और नॉट। कोई एक पार्टी ये अलेज कर देती है, प्लेंटिफ एक दावा कोर्ट में कर देता है, डिफेंडेंट कहता है कि नहीं जी ये तो दावा कर ही नहीं सकता क्योंकि ये बार्ड बाय लॉ है, ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन गुजर चुकी है, इसमें टाइम पीरियड ही गुजर चुका है, तो ये बार्ड बाय लॉ हो गया, कैसे ये दावा दायर कर सकता है कोर्ट में। तो ये क्या होगा, इशू ऑफ लॉ हो गया। यहाँ लॉ पॉइंट पर इशू रेज किया है किसने, डिफेंडेंट ने, ठीक है। तो ये दो तरह के इश्यूज हैं, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ। अब क्या होगा, अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होंगे कब, जब फर्स्ट हेयरिंग होगी सूट की। फर्स्ट हेयरिंग होगी मतलब प्लेंट आ गई, रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गई, प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट दे दी, रिटर्न स्टेटमेंट जो है डिफेंडेंट ने दे दी। अब क्या करेगी कोर्ट, उसको रीड करेगी, प्लेंट को भी रीड करेगी, रिटर्न स्टेटमेंट को भी रीड करेगी, क्योंकि उसको इशू एसरटेन करने के लिए कि मेन इशू क्या है, तो कोर्ट को प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। जब प्लेंट आ गई, रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, कोर्ट उसे रीड करेगी, उसके बाद पार्टीज को बुलाया जाएगा और पार्टीज को एग्जामिन किया जाएगा फर्स्ट हियरिंग पर, ठीक है। पार्टी से पूछा जाएगा कि आपका क्या मामला है। प्लेंटिफ जो है वो अपनी बात करेगा, डिफेंडेंट अपनी बात करेगा, अपने प्लीडर्स के थ्रू वो करें या खुद से करें। तो जब एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज हो जाएगी
प्लेंट आ गई, रिटन स्टेटमेंट आ गई, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगी, उसके बाद कोर्ट एसरटेन करेगी कि कौन से मटेरियल प्रोपोजिशन पर जो पार्टीज हैं वो आपस में वेरिएंस पर है, आपस में वेरी करते हैं, कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। जो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट से वो निकालेगी बातें या एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज को करेगी कोर्ट, उसको उनको सुनने के बाद जहाँ पर उनको लगेगा कि इस पॉइंट पर जो है वो इशू आ रहा है, तो उस पॉइंट को निकाल कर एक इशू बनाया जाएगा जिसको हम कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अब जहाँ जहाँ पर कोर्ट को लगेगा कि इन चीज़ों को प्रूव करने से हम जो है कंक्लूजन पर पहुँचेंगे या केस को सॉल्व हो सकता है, वो इश्यूज फ्रेम कर देगी। और इशू फ्रेम हमेशा कैसे होता है, वेदर से शुरू होता है, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं इश्यूज के, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड बिटवीन पार्टीज और नॉट, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज बार्ड बाय लॉ और नॉट, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और हर इशू जो एक क्वेश्चन की फॉर्म में होता है उसके आगे लिखा होता है कि ये प्लेंटिफ ने प्रूव करना है या डिफेंडेंट ने करना है। जो प्लेंटिफ ने प्रूव करना होगा उसके आगे लिखा होगा OPP, ओनेस्ट ऑफ प्रूफ टू प्लेंटिफ, ठीक है, मतलब है कि ये प्लेंटिफ ने डिफेंड करना, और इसी तरह जो डिफेंडेंट ने करना होगा उसके सामने भी लिख दिया जाएगा कि ये जो इशू है ये डिफेंडेंट ने जो है इसको प्रूव करना है। उसके बाद आ गया है नथिंग रिक्वायर्स द कोर्ट टू फ्रेम इशूज। अब कोर्ट को इशू फ्रेम करने की ज़रूरत कब नहीं पड़ेगी, तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोर्ट को इशू फ्रेम करने की जब डिफेंडेंट फर्स्ट हियरिंग पर कोर्ट में आकर खुद ही अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोलता। और वो फॉर एग्जांपल अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोलता का क्या मतलब है कि वो आकर कोर्ट में मान लेता है कि हाँ जी मैंने इस बंदे के इतने पैसे देने हैं, कोई उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, डिफेंडेंट जो है वो पैसे नहीं दे रहा, प्लेंटिफ ने दावा कर दिया, वो कोर्ट में आ गए। अब यहाँ पर उसको कोर्ट को एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज का जब टाइम आएगा ना, फर्स्ट हियरिंग पर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद फर्स्ट हियरिंग पर एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होती है, जब डिफेंडेंट अपने डिफेंस में ही कुछ नहीं बोलेगा और कह देगा, मान लेगा इस चीज़ को कि जी मैंने इसके इतने पैसे देने हैं, ठीक है, मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने वायलेशन की है, मैंने इसके इतने पैसे देने हैं, तो जब एक बात कोर्ट में प्रूव हो गई है तो फिर उसमें इश्यूज फ्रेम करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोर्ट वहाँ पर ही उसको डिफेंडेंट जो है उसको कहेगी कि आपने इतने पैसे इनके देने हैं या आप पे करें। ये था रूल 1। अब आ जाते हैं रूल 2 पर। रूल 2 क्या कहता है, इशू ऑफ लॉ एंड फैक्ट। हमने दो तरह के इश्यूज जो है वो पढ़े हैं, दो काइंड्स हैं इश्यूज की, इशू ऑफ लॉ एंड इशू एंड फैक्ट। इशू ऑफ लॉ क्या होता है, इशू एंड फैक्ट क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर रूल 2 में क्या बताया हुआ है कि जब दोनों तरह के इश्यूज जो है वो कोर्ट के सामने आ जाएं, जैसे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता भी है दो पार्टीज के दरमियान या नहीं, ठीक है, ये फैक्ट आ गया। और लॉ क्या है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्या ये जो दावा है जो प्लेंटिफ ने दायर किया ये बार्ड बाय लॉ तो नहीं है। ये दोनों फैक्ट्स जो हैं, जो दोनों तरह के इश्यूज जो हैं जब कोर्ट के सामने आ जाएंगे तो पहले कौन से इशू रिजॉल्व होंगे, तो इशू ऑफ लॉ जो है वो पहले सॉल्व किए जाएंगे कि एक दावा जो है वो चल भी सकता है या नहीं। इशू ऑफ फैक्ट जो है उनके दरमियान क्या इश्यूज हैं दोनों पार्टीज के दरमियान, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है ना कि वो दावा मेंटेनेबल भी है या नहीं, क्या वो बार्ड बाय लॉ तो नहीं है, क्या उस पर रेस जुडिकाटा तो अप्लाई नहीं होता, क्या उसका लिमिटेशन पीरियड तो नहीं गुजर गया दावा दायर करने का, क्या उसने रिक्वायर्ड टाइम जो है, जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर उसने दावा दायर किया है या नहीं। ये इशू ऑफ लॉ है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट से शुरू करेंगे ना कि वो मेंटेनेबल भी है या नहीं, क्या वो उस कोर्ट में दावा लेकर आ भी सकता है या नहीं। इशू ऑफ फैक्ट जो है उनके दरमियान जो असल मैटर है कंट्रोवर्सी का वो सॉल्व करना बाद की बात है। तो कोर्ट क्या करेगी, कौन से इश्यूज को पहले रिजॉल्व करेगी, इशू ऑफ लॉ को, और इशू ऑफ फैक्ट को वो बाद में रिजॉल्व करेगी। उसके बाद आ जाता है रूल 3, मटेरियल फ्रॉम विच इश्यूज में बी फ्रेम्ड। कोर्ट ने जब इशू फ्रेम करने होंगे तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए या किन चीज़ों से वो इश्यूज को एक्सट्रैक्ट करेगी, कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं इश्यूज फ्रेम करने में। तो एलिगेशंस मेड ऑन ओथ बाय पार्टीज़, जो पार्टीज़ हलफ उठाती हैं कोर्ट में और जो एलिगेशंस लगाती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, प्लीडिंग्स जो कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट है जो प्लेंटिफ ने और डिफेंडेंट ने दी है कोर्ट में, उसको पढ़कर जो है कोर्ट एसरटेन करेगी कि कौन से इश्यूज जो है वो फ्रेम करने चाहिए। इंटेरोगेटरीज के प्रोसेस से गुजरा जाएगा, जो सवाल जवाब का सिलसिला होता है कोर्ट में, उससे जो है वो कोर्ट एसरटेन करेगी कि दोनों पार्टीज़ में वेरिएंस कहाँ पर है। मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ जो है उसको देखते हुए, और कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय पार्टीज, जब पार्टीज कोर्ट में प्लीडिंग के साथ, अपनी प्लीडिंग के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगी
कि जो जिन पर वो रिलाय कर रही है, जो उन्होंने अपने एविडेंस के तौर पर जो है वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को देखते हुए जो है वो कोर्ट एसरटेन करेगी कि इश्यूज़ कैसे फ्रेम करने हैं या इश्यूज़ जो है वो कौन कौन से फ्रेम करने हैं। उसके बाद आ जाता है रूल 4, कोर्ट में एग्जामिन द विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ करने के लिए अगर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट को ज़रूरी लगता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको एग्जामिन करना ज़रूरी है ताकि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ जो है वो ठीक तरीके से हो सके, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट में लेकर आना ज़रूरी है जिसके ऊपर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ डिपेंड करते हैं कि उनकी इंस्पेक्शन के बगैर, उस पर्सन को एग्जामिन किए बगैर, या कोई डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन के बगैर जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो सकते, तो कोर्ट क्या करेगी, उस पर्सन की अटेंडेंस को कंपेल करेगी कि इस पर्सन को कोर्ट में बुलाया जाए जिसका एग्जामिनेशन जो है वो ज़रूरी है, या उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए जिस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने के बाद कोर्ट जो है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करेगी। उसके बाद आ जाता है रूल 5, पावर टू अमेंड स्ट्राइक आउट इश्यूज। अब क्या जो इशू फ्रेम कोर्ट ने एक दफ़ा कर दिए हैं, क्या वो चेंज हो सकते हैं, क्या उनमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है, क्या कोई इशू जो है वो स्ट्राइक आउट मतलब निकाला जा सकता है और कोई एडिशनल इशू जो है ऐड किया जाएगा, या कोई गलत इशू फ्रेम हो गया तो उसको ठीक किया जाएगा, क्या ऐसी कोई प्रोविजन है? तो यस, रूल 5 हमें ये कहता है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अगर उसको लगता है कि कोई इशू है जिसकी अमेंडमेंट होना ज़रूरी है, मतलब कोई इशू रह गया है उसको ऐड अप करना है तो एडिशनल इश्यूज ऐड हो सकते हैं, कोई गलत इशू आपसे फ्रेम हो गया है कोर्ट से तो उसको स्ट्राइक आउट किया जा सकता है। ये हमें रूल 5 बताता है कि कोर्ट के पास भी ये पावर है, और पार्टीज में से भी कोई पर्सन जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है कि ये इशू जो है ये रॉन्गली फ्रेम्ड हो गया है, इसको ठीक किया जाए। तो ये जो रूल 5 हमें बताता है कि ऐसा हो सकता है, ये किस स्टेज पर हो सकता है? डिक्री पास होने के पहले किसी भी स्टेज पर जो है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के बाद किसी भी स्टेज पर जो कोर्ट है इसको कर सकती है कि कोई इशू जो है वो ऐड अप करना है, किसी को स्ट्राइक आउट करना है, तो वो कोर्ट कर सकती है। कोर्ट के पास रूल 5 के तहत जो है ये पावर है। उसके बाद आ जाते हैं रूल 6 पर। रूल 6 क्या कहता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मे बाय एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इशू। यहाँ पर क्या है कि जब दो पार्टीज वेयर द पार्टीज टू द सूट एग्री एज टू क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, कि जब दोनों पार्टीज जो हैं, जो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट है, वो किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट पर ये कह देती है कोर्ट में कि हम इस इशू को खुद ही सॉल्व कर लेंगे एग्रीमेंट के थ्रू, तो फिर वो क्या करेंगे, वो उन दोनों को जो पार्टी कोर्ट है वो टाइम दे देगी कि अपने इशू को सॉल्व करें, खुद से कोई एग्रीमेंट कर लें, ठीक है। और क्या होगा उसके बाद कि जब पार्टीज़ ये चाहती होंगी कि हम अपने इशू को खुद ही रिजॉल्व करें और एग्रीमेंट कर लें दोनों पार्टीज़, ठीक है। एग्रीमेंट बेशक वो किसी कोई जो है वो पैसों का हो, कि कोई इतनी एसर्टेन अमाउंट है, पार्टीज आपस में एग्री कर जाती हैं कि इतने पैसे ये बंदा मुझे देगा, ठीक है, उनका इशू सेटल हो गया। या कोई प्रॉपर्टी का मामला है तो प्रॉपर्टी जो है एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिलीवर करेगा, एक पार्टी दूसरी पार्टी को डिलीवर करेगी, ये इनका मामला अगर ऐसा है तो वो सॉल्व हो गया है। और या फिर वन और मोर पार्टी शैल डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सम पर्टिकुलर एक्ट, और दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि तुम ये काम नहीं करोगे और तुम ये काम करोगे, तो आपस में जब उनकी सेटलमेंट हो जाती है एग्रीमेंट के थ्रू, तो फिर क्या होता है, फिर वो एग्रीमेंट कोर्ट इंस्पेक्ट करती है। और आगे क्या होता है ये हमें बताएगा रूल 7। रूल 7 में क्या है कि कोर्ट इफ सेटिस्फाइड दैट द एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ, कि उन दोनों पार्टीज ने जो एग्रीमेंट किया है वो एग्जीक्यूट हुआ है और गुड फेथ में हुआ है, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो है इसमें फ्रॉड नहीं हुआ, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है किसी पार्टी के ऊपर, और जो उनका एग्रीमेंट हुआ है दोनों की रजामंदी से हुआ है और एग्जीक्यूट भी गुड फेथ में हुआ है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, उसको देखते हुए उस एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट करते हुए जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। उसके अकॉर्डिंग कंटेंट्स ऑफ जो एग्रीमेंट के जो कंटेंट्स होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जो है वो जजमेंट दे देगी। कि रूल 7 अब क्या कहता है कि अगर ड्यूली एग्जीक्यूटेड है, अगर जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टीज के दरमियान वो ड्यूली एग्जीक्यूट हुआ है, अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ है,
और उसमें हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन डिसीजन ऑफ सच क्वेश्चन, और पार्टीज का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है वो उनके डिसीजन के अंदर पाया जाता है, और वो जो एग्रीमेंट उनका है वो फिट टू बी ट्राइड एंड डिसाइडेड है। ठीक है, मतलब अगर ये तीनों चीज़ें होंगी और कोर्ट सेटिस्फाइड होगी कि ड्यूली एग्जीक्यूट हुआ है, गुड फेथ में एग्जीक्यूट हुआ है एग्रीमेंट जो कि पार्टीज आपस में एग्री किया था जिन बातों पर, तो कोर्ट उनको मद्देनजर रखते हुए, कंटेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.